जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि हिंदी मॉक टेस्ट से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से 40 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लेके आप लोग के लिए लाए हैं। आप लोग इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की इस अपनी क्लास को, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने कि कितना सही किया है। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। यदि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ है आप लोग को बताना है। विकल्प ए है वाराणसी, विकल्प बी है प्रयाग, जबकि विकल्प सी है नई दिल्ली, जबकि विकल्प डी है वर्धा। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। यदि वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में नागरी प्रचार लिपि जो है, नागरी प्रचार की सभा का मुख्यालय जो है वह वाराणसी में है। यदि प्रयाग में बात की जाए तो प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय स्थित है, जबकि वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय है, जबकि नई दिल्ली में नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय है। तो हम लोग का कौन सा सही है, सी सही है। नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रचनाकारों में कौन से रचनाकार रीतिकाल से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो रचनाकार हैं 4 दिए गए हैं विकल्प में, इनमें से कौन से रचनाकार रीतिकाल से संबंधित है। विकल्प ए है सरहपा, विकल्प बी है बिहारी, विकल्प सी है कबीरदास, विकल्प डी है मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। यदि मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। इनकी प्रमुख रचना की बात की जाए तो इनकी जो प्रमुख रचना है वह है साकेत तथा भारत भारती। कबीरदास की बात की जाए तो कबीरदास जो है भक्ति काल से संबंधित हैं। इनकी प्रमुख रचना एक ही है जिनका नाम बीजक है। बीजक में ही इनकी 3 अन्य रचनाओं का संकलन किया गया है, साखत, शबद, रामायणी। यदि सरहपा की बात की जाए तो सरहपा जो है आदिकाल से संबंध रखते हैं या आदिकाल से हैं। इनकी प्रमुख रचना जो है वह है शब्दकोश, तथा बिहारी की रचना जो है बिहारी सतसई है, ये जो है रीतिकाल से संबंधित है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वह है बिहारी। कबीर भक्तिकाल से, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से, जबकि सरहपा जो है इनका जो संबंध है वह है आदिकाल से। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेम माधुरी किसकी रचना है। तो आप लोग को बताना है कि प्रेम माधुरी किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की, या जयशंकर प्रसाद की, या सुमित्रा नंदन पंत की। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। सुमित्रा नंदन पंत की बात की जाए तो इनकी जो प्रमुख रचना है, ये सही नहीं है। इनकी जो प्रमुख रचना की बात की जाए तो वीणा पल्लव इनकी जो है प्रमुख रचना है। जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, इनकी प्रमुख रचना है जयशंकर प्रसाद की। मैथिली शरण गुप्त की साकेत, भारत भारती। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचना है प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, तथा इनकी एक आधे अधूरे, और इनकी जो प्रमुख नाटक है वो है अंधेर नगरी, चौपट राजा। और प्रेम सरोवर की बात की जाए ये भी इन्हीं की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लेकिन प्रेम पथिक जो है यह रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है, बाकी प्रेम सरोवर, प्रेम पथिक, प्रेम माधुरी, ये सब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कन्हैयालाल मिश्र जिन्हें प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। तो आप लोग को बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सी उनकी रचना है। पथियों के देश में, महके आंगन चहके द्वार, आषाढ़ का एक दिन, या ओल्गा से गंगा। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है।
यदि ओल्गा से गंगा की बात की जाए तो यह राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। आषाढ़ का एक दिन की बात की जाए तो यह मोहन राकेश की रचना है। महके आंगन चहके द्वार की बात की जाए तो महके आंगन चहके द्वार जो है यही कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इनकी एक और प्रमुख रचना है जिनका नाम है माटी हो गई सोना। यदि पतियों के देश में बात की जाए तो राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना पतियों के देश में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? चौथे का जो सही है वह है बी, महके आंगन चहके द्वार जो है वह कन्हैया लाल प्रभाकर की पुस्तक है या रचना है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा वर्ण तालव्य है। ए है म, विकल्प बी है स, जबकि विकल्प सी जो है बी जो है स है, सी विकल्प जो है वह अड़ा है, जबकि विकल्प डी जो है वह यह है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य है। यदि म की बात की जाए तो यह जो है नासिक्य व्यंजन तथा यह जो है ओष्ठ व्यंजन है। स की बात की जाए तो यह जो है दंत व्यंजन है। अड़ा की बात की जाए यह भी नासिक्य व्यंजन तथा ओष्ठ व्यंजन है, जबकि यह जो है यह तालव्य वर्ण है। तालव्य में कौन कौन से आते हैं? त, थ, ध, ध, न तथा यह भी जो है तालव्य वर्ण में आता है। यह जो है तालव्य व्यंजन है, तो इसमें हम लोग का कौन सा सही है? डी सही है 5वें में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अनुस्वार है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो वर्ण दिए गए हैं या स्वर दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ण या स्वर जो है वह अनुस्वार है। आ है, अंग है, आहा है, या अंग है या री है? तो आप लोग को बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वह है सी। यदि अह की बात की जाए तो इसे विसर्ग कहते हैं। आ की बात की जाए तो इसे ओष्ठ कहते हैं। अंक जो है यह अनुस्वार है, जबकि री जो है यह मूर्धन वर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वर्ण अघोष है? तो आप लोग को हमने इसके पहले जो टेस्ट लिया था आप लोग को बताया था कि अघोष और सघोष किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? विकल्प ए है ग, विकल्प जो बी है वो ए है, जबकि विकल्प सी है वह है भ तथा विकल्प डी जो है वह है त। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। अघोष वर्ण की बात की जाए तो अघोष वर्ण जो है वह वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श तीनों स चाहे दंत हो मूर्धन हो तथा तालव्य स तथा फ को जो है वह अघोष व्यंजन होता है। तो आप लोग अब बताइए इसमें से कौन सा वर्ण सही है। तो देखिए ग जो है यह तीसरा वर्ण है, तो यह क्या हो गया? सघोष हो गया। जबकि ए जो है ये स्वर है, जो सभी स्वर जो होते हैं वह क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। अगला देखिए भ है, तो प फ उसके बाद भ आता है तो तीसरा वर्ण है, तो यह भी जो है क्या हो गया? सघोष हो गया। जबकि त जो है यह वर्णमाला के प्रथम माक्षर है, तो यह जो है त यह जो है क्या है हम लोग का? अघोष व्यंजन है। तो इसमें कौन सा सही है? डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो आप लोग को बताना है अल्प प्राण महाप्राण 2 होते हैं, तो आप लोग को बताना है कि महाप्राण कौन सा है इनमें। यह है या ह है या क है या अड़ है? तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह बी है ह। यदि महाप्राण की बात की जाए तो महाप्राण वे वर्ण होते हैं जो वर्णमाला के द्वितीय और चतुर्थ क्रम में आते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। और तथा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन आप लोग को पता होगा कि जो हैं वो भी जो है महाप्राण में आते हैं। तो ह जो है ऊष्म व्यंजन है, जबकि यह अलावा जो है यह अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो श ख श ह जो है ये 3-4 शब्द हैं, तीनों स और ह जो है यह महाप्राण में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो आप लोग को अब अल्प प्राण बताना है। त है या मूर्धन श है या ग है या फ है। अल्प प्राण की बात की जाए तो वर्णमाला के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं, तथा जो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं यह भी अल्प प्राण कहलाते हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। यदि श की बात की जाए तो यह क्या है? आप लोग बताइए ऊष्म व्यंजन है। मैंने आपको बताया कि 4 जो वर्ण है तीनों स, ख, श, ह जो है वह जो यह स है या मूर्धन श है तो यह भी जो है ऊष्म व्यंजन है। जबकि घ जो देखिए घ यह भी जो है क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा यह भी जो है अल्प प्राण है। जबकि प, फ ये दूसरा है तो यह महाप्राण है। तो इसमें 2 सही हो गए हैं कि प्रथम और तृतीय दोनों जो होते हैं यह क्या है? अल्प प्राण है। तो इसका दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भाषा सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। विकल्प ए है लहदा, विकल्प बी है मराठी, विकल्प सी है पूर्वी हिंदी, जबकि विकल्प डी है पश्चिमी हिंदी। तो आप लोग बताइए कौन सी सही है। यदि लहदा की बात की जाए तो यह पंजाबी से विकसित हुई है। मराठी की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र से जो है विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी से जो है विकसित हुई है। जबकि पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी यह जो है सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आइए अब इसको मिटा के अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जापानी है? तो इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जापानी है। शब्द की बात की जाए, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। जबकि शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज तथा संकर। तथा संगठनात्मक आधार पर शब्द जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योगी, यौगिक तथा योग रूढ़ी। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। यदि उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 5 प्रकार के, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज तथा संकर। यदि संगठनात्मक आधार पर पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जापानी है। तो आपको बताना है कि जापानी निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है। यदि पेपर की बात की जाए तो पेपर जो है अंग्रेजी शब्द है। कैंची की बात की जाए तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। जबकि पपीता जो है यह पुर्तगाली शब्द है। जो रिक्शा है यह जापानी शब्द है। तो हम लोग का जो 21-11 का क्वेश्चन नंबर है वह कौन सा सही है? सी, रिक्शा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा चिन्ह अवतरण चिन्ह है? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो विकल्प ए, बी, सी और डी में दिया गया है इनमें से कौन सा चिन्ह है जो अवतरण चिन्ह का रूप है। यदि चिन्हों की बात की जाए तो कामता प्रसाद गुरु ने 20 चिन्हों की मान्यता दी है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। यदि विकल्प ए की बात की जाए तो ये जो है अल्प विराम है। जबकि जो विकल्प डी है यह लोप का चिन्ह है। जबकि जो विकल्प सी है यह पाद का चिन्ह है। जबकि विकल्प बी जो है यह हम लोग का सही है, यह अवतरण चिन्ह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि बिंदु दिया है और ये दिया है कौन सा चिन्ह है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा चिन्ह है। तो आप लोग बताइए कि पूर्ण विराम है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि अर्ध विराम है, कि उप विराम है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है 13 का। यदि पूर्ण विराम की बात की जाए तो पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह की बात की जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ऐसे होता है। उप विराम की बात की जाए तो उप विराम जो है 2 बिंदी रहता है। जबकि अर्ध विराम का जो चिन्ह है वह ये जो क्वेश्चन में दिया है वही सही है, तो यानी सी सही है। यदि विराम बात की जाए तो ये ऐसे होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है। तो निम्नलिखित शब्दों में आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह हर्ष का विलोम है। विकल्प ए है विषाद, विकल्प बी है खेद, विकल्प सी है वेदना, जबकि विकल्प डी है दुख। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। यदि दुख का विलोम की बात की जाए तो दुख का विलोम सुख होता है, जबकि हर्ष का विलोम जो होता है वह होता है विषाद। तो विकल्प ए सही है, 14 का ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, सृष्टि का विलोम शब्द है, मतलब सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है, इनमें से बताना है आपको। विसृष्टि, प्रलय या व्यष्टि या समष्टि। आप लोग बताइए कि सृष्टि का विलोम क्या होता है। तो सृष्टि का जो विलोम होता है वह होता है प्रलय। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। धृष्ट है या कपूर है, कर्पूर है या कोयल है या भ्रमर है। यदि धृष्ट की बात की जाए तो इसका जो तद्भव होता है वह धृष्ट होता है, जबकि कर्पूर का जो तद्भव होता है वह कपूर होता है, जबकि भ्रमर जो है इसका तद्भव जो होता है वह भंवरा होता है, जबकि कर्पूर का जो तद्भव होता है जो कर्पूर का तद्भव होता है वह कपूर होता है, जबकि कोयल जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वह कोकिला होता है। तो इस जो 16 नंबर है इसका सही कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर में तद्भव पूछा था, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है तद्भव तत्सम क्या है। तो आप लोग बताइए कि ढीठ जो है तद्भव है या श्रृंगार भी जो है श्रृंगार तत्सम है या मुद्री या द्विवर। यदि ढीठी की बात की जाए तो दृष्टि होता है इसका तत्सम। श्रृंगार की बात की जाए तो इसका जो तत्सम रूप होता है वह श्रृंगार होता है। मुद्री की बात की जाए तो मुद्री की जो तत्सम रूप होता है वह मुद्रिका होता है, जबकि द्विवर जो है यह तत्सम होता है, इसका जो तद्भव होता है वह क्या होता है, देवर। तो देवर जो होता है वह तद्भव होता है, जो कि द्विवर जो है यह तत्सम है। तो कौन सा सही है, डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित शब्दों में से आपको बताना है कि कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए है कृष्णा, विकल्प बी है सूर्यसुता, विकल्प सी है सुरसरी, जबकि विकल्प डी है अर्कजा। कृष्णा की बात की जाए तो यह यमुना का पर्यायवाची होता है। सूर्यसुता भी जो होता है कृष्णा का, और सूर्यसुता, अर्कजा तीनों जो है यह यमुना के पर्यायवाची हैं। रविजा भी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है, जबकि सुरसरी जो है यह यमुना की नहीं गंगा की पर्यायवाची होती है। गंगा की पर्यायवाची की बात की जाए तो भागीरथी, देवपगा ये सब जो होते हैं वह गंगा की पर्यायवाची है। मंदाकिनी भी गंगा की पर्यायवाची है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित शब्दों में से आपको बताना है कि कौन सा शंकर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए है लटाच, विकल्प बी है गंगाधर, विकल्प सी है त्रिलोचन, जबकि विकल्प डी है निशाकर। यदि ललाट की बात की जाए, गंगाधर की बात की जाए, त्रिलोचन की बात की जाए तो ये सब शंकर के पर्यायवाची हैं, जबकि निशाकर जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो विकल्प हम लोग का कौन सा सही है, डी, 19 का डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो पीछे पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, अनुचर, अनुगामी या अनुवर्ती या अनुगमनी। तो आप लोग बताइए उसे क्या कहेंगे। तो अनुगामी कहेंगे। जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसे अनुगामी कहते हैं। यदि अनुवर्ती की बात की जाए तो आगे आने वाला जो शब्द होता है या आगे आने वाला जो होता है उसे अनुवर्ती कहते हैं। आइए अब इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निश्चल का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। विकल्प ए है स्थिर, विकल्प बी है अचर,
विकल्प सी है निश्चित, जबकि विकल्प डी जो है वह अपने स्थान से हिले न। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, जो अपने स्थान से हिले न। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि इन जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। प्रत्यय वह शब्द होता है जो शब्द के अंत में लगता है, और जबकि जो उपसर्ग होता है वह शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो आप लोग बताइए, दर्शनीय में, दुर्गुण में, या भिक्षुक में, या कर्तव्य में कौन सा ऐसा शब्द है जिनमें से कोई प्रत्यय नहीं लगा है। तो इसका बात की जाए, दर्शनीय में दर्शन शब्द होता है, जबकि ई जो है इसमें क्या है, प्रत्यय है। भिक्षुक की बात की जाए तो भिक्षु एक शब्द होता है, जबकि उक जो है यह क्या है, प्रत्यय है। कर्त्य एक शब्द होता है, व्यय जो है यह क्या है, प्रत्यय। जबकि दुर्गुण एक शब्द होता है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो दुर्गुण हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से आ उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग जो कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। आप लोग बताइए, विकल्प ए है आजन्म, विकल्प बी है आगमन, विकल्प सी है आकर्षक, जबकि विकल्प डी है आदरणीय। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। यदि आजन्म में बात की जाए तो आ हो जो है प्रत्यय है, जबकि जन्म मूल शब्द है। आगमन में बात की जाए तो गमन एक शब्द होता है, जबकि आ इसमें क्या है, प्रत्यय है। आकर्षक की बात की जाए तो कर्षक शब्द होता है, जबकि आ क्या है, प्रत्यय है। जबकि आदरणीय जो होता है यह मूल शब्द होता है। आदर उसी से बनता है। आदरणीय ऋणीय जो इसमें है यह प्रत्यय है। ऋणीय की बात की जाए तो प्रत्यय है, किंतु आ जो है इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो बात की जाए कौन सा सही है 23 में, तो 23 में डी सही है। आदरणीय में आ प्रत्यय नहीं है और उपसर्ग नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, बैल न कूदे कूदे संगी कहावत का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि बैल न कूदे कूदे संगी कहावत का अर्थ क्या है। विकल्प ए है वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, विकल्प सी है साहसिक कार्य करना, जबकि विकल्प डी है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही है वह है डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि कौन सा शब्द गुण संधि है। तो संधि आप लोग को पता होगा कि स्वर गुण संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग। गुण तथा स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं, गुण संधि, दीर्घ, वृद्धि, अयादि तथा यण संधि। तो आप लोग इसमें से बताना है आप लोग को कि कौन सा संधि है। यदि बात की जाए रामावतार, विकल्प ए है रामावतार, विकल्प बी है देवेन, विकल्प सी है एकाएक, विकल्प डी है अत्याचार। यदि रामावतार का संधि विच्छेद किया जाए तो रामधन अवतार, देवेंद्र का संधि विच्छेद किया जाए तो देवधन इंद्र, एकाएक का संधि विच्छेद किया जाए तो एक धन एक होगा, जबकि अत्याचार का जो संधि विच्छेद होगा वह अतिधन आचार होगा। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा गुण संधि है, रामावतार, रामधन अवतार, या कौन सा है। अब लोग बताइए, इसमें दीर्घ संधि है, जबकि एकाएक में क्या है, वृद्धि संधि, जबकि अत्याचार में कौन सा संधि है, यण संधि। देखिए यण संधि की पहचान सबसे ट्रिक से कर सकते हैं कि जहाँ पे यह हो और उसके पहले आधाता हो तो क्या होता है, यण संधि। जबकि यदि 2 मात्रा हो या ऐसे या ये हो तो क्या होता है वहाँ पर, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। जबकि गुण संधि में होता है कि 1 मात्रा हो ऐसे और या तो 1 मात्रा हो ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुण संधि। तो हम लोग का कौन सा सही है बी, जबकि आ हो या छोटी ई बड़ी ई हो तो वहाँ पे कौन सा संधि होता है, गुण संधि। ओ कौन सा, दीर्घ। आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 26,
यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बताना है कि यद्यपि का संधि विच्छेद कौन होगा तथा आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। विकल्प है यदि धन अपि, विकल्प भी है यद्य धन अपि, विकल्प सी है यद धन अपि तथा विकल्प सी है यदि धन अपि। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी, यदि धन अपि। यह जो है कौन सा संधि है, यण संधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, आमरण में कौन सा समास है। तो आप लोग को पता होगा कि मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास, द्विग समास तथा कर्मधारय समास जो है वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। यदि अव्ययी भाव समास की बात की जाए तो अव्ययी भाव समास का इसमें से आमरण में अव्ययी भाव समास है जिसका अर्थ आमरण में होता है मरण तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, द्वंद्व समास कौन सा है। तो आप लोग को बताना है द्वंद्व समास कौन सा है। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसके दोनों जो वो होते हैं वो प्रधान, उत्तर पद भी प्रधान होता है जबकि जो बाद वाला पद होता है वह भी प्रधान होता है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। स्वर्ग, अगर स्वर्ग प्राप्त या तिरंगा या धनुर्बाण या चंद्रशेखर, आप लोग बताइए कौन सा सही है। यदि स्वर्ग प्राप्त की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है स्वर्ग को प्राप्त, अर्थात यह तत्पुरुष समास हो गया। तिरंगा की बात की जाए तो 3 रंगों का समूह अर्थात तिरंगा, तो यह कौन सा होगा, जहाँ पर पहले कोई गिनती में आए तो उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विग समास। द्विग समास में पहला जो अक्षर होता है या पहला जो शब्द होता है वह किससे प्रारंभ होता है, किसी अंक से प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिस पर, तो ये चंद्रशेखर यह किसका है, जिसका कोई पद प्रधान न हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, जबकि जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो धनुर्बाण, धनुष और बाण जो है यह कौन सा समास है, यह द्वंद्व समास है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, मानव सुर, सॉरी ये बी, इसको बी कर देते हैं और ये सी है और ये डी है। तो हमारा जो सी सही है। 28 में कौन सा सही है, सी। 28 है मानव सुर काढ़ीदारी है, वारी मध्य ते मिन में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग को अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार तथा अलंकार अर्थालंकार। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सा अलंकार है। मानव सुर काढ़ी, काढ़ी है वारी मध्य ते मीन। तो इसमें जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ मानहु जानहु या ऐसे किया जाए कि उपमेय को उपमान माना जाए या मान्या जाए, वहाँ पर कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात की जाए तो जहाँ पर शब्द के प्रारंभ में, जहाँ पर अक्षर की आवृत्ति हो, वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तथा श्लेष अलंकार वे अलंकार होते हैं जो किसी कहावत या किसी में आए, एक शब्द आए और उसका अर्थ बार बार निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। और जहाँ पर रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय, उस उपमेय यदि बात किसे कहा जाता है तो उपमेय जो है जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं तथा जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो आप लोग को जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है या कौन सा अशुद्ध शब्द है। 4 दिए गए हैं, कौन सा अशुद्ध शब्द बताना है। तो आप लोग अगर शुद्ध शब्द खोज लेंगे तो अशुद्ध अपने आप निकल जाएगा। सबसे पहला ए है श्मशान, बी है महत्वाकांक्षा, सी है विरहणी, जबकि विकल्प डी जो है वह है प्रज्वलित। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। अगर श्मशान की बात की जाए तो श्मशान सही है, महत्वाकांक्षे की बात की जाए तो महत्वाकांक्षे भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, लेकिन विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। तो सी है हम लोग का सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक तथा जातिवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। विकल्प ए है लड़का, विकल्प बी है सेना, विकल्प सी है श्याम, जबकि विकल्प डी है दुख। आप तो बताइए कौन सा सही है। दुख की बात की जाए तो दुख जो है यह भाववाचक संज्ञा है, जबकि श्याम एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो यह कौन सा है, यह भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना और लड़का बचा। सेना में कई आते हैं, तो यह क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है, तो यही हमारा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम की बात की जाए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप लोग बताइए। यदि क्या की बात की जाए तो क्या जो है प्रश्न में पूछा जाता है कि वह कौन सा लड़का है, वह क्या खा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ की बात की जाए तो यह अनिश्चय है, जबकि कौन भी जो है प्रश्नवाचक है, जबकि यह जो है फिक्स है कि यह की बात कर रहा है कि यह, जैसे यह मार्कर, तो इसी मार्कर का बात कर रहा है, तो यह जो है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण की बात की जाए तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के आप लोग को बताना है कितने भेद हैं, 5, 4, 3, 6। आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह है सी। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइए। गुणवाचक और संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक वाचक। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो अव्यय की बात कर रहा है। विकल्प ए है आज, विकल्प बी है इधर, विकल्प सी है किसे, विकल्प डी है कल। अव्यय की बात की जाए तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग या वचन का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो इसमें सही है वह है बी इधर। इधर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न लिंग में न वचन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आप लोग को इसमें बताया है कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो आप लोग बताना है कि कौन सा शब्द सही है। दुनिया, नगरी, घंटा या मिनट। तो आप लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। यदि लिंग की बात की जाए तो लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। तो दुनिया की बात की जाए तो दुनिया अच्छी होती है, दुनिया अच्छा होता है, दुनिया अच्छी होती है, तो यह क्या है, स्त्रीलिंग। नगर अगर होता, नगर जो होता है अच्छा होता है, लेकिन नगरी जो है यह क्या है, नगरी जो होती है अच्छी होती है, तो नगरी जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। घंटा क्या होता है, घंटा अच्छा होता है, घंटी अच्छी होती है, तो घंटा जो होता है क्या, यह सही है कि घंटा क्या होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताइए आप। घंटा अच्छा होता है, घंटा अच्छी होती है, तो इसमें जो है पुल्लिंग है घंटा, जबकि मिनट क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आप लोग को बताना है कि अब कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। विकल्प ए है पहिया, विकल्प बी है दिन, जबकि विकल्प सी है साहस, जबकि विकल्प डी है गाड़ी। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह है डी गाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि मैंने फल खाया। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। तो इसमें काल से संबंधित प्रश्न है। काल की बात की जाए तो हिंदी में 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल। भूतकाल के भेद की बात की जाए तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं।
आप लोग को बताना है उन 6 भेदों में यह कौन सा भेद है कि मैंने फल खाया है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो ये कह रहा है कि मैंने फल खाया है, अर्थात इसमें कौन सा है, आसन्न भूत काल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, दामुल के कैदी के लेखक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि दामुल के कैदी के लेखक कौन सा है। विकल्प ए है प्रसाद, विकल्प बी है सुदर्शन, जबकि विकल्प सी है प्रेमचंद, जबकि विकल्प डी है यशपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप लोग को बताना है कि रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्या है। रसों की संख्या की बात की जाए तो रस की संख्या जो है 9 मानी गई है, किंतु भरत मुनि ने जो है 8 ही रस को जो है मान्यता दी है। तो आप लोग को बताना है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रति है, हास्य है या शोक है या क्रोध है। आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर है वह है क्रोध, जबकि रति जो है वह श्रृंगार रस का होता है, हास्य रस का होता है, जबकि शोक जो है करुण का जो होता है वह शोक होता है। तो आज की क्लास हमारी अब यहीं पे समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तथा अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।